हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन दिस प्लेलिस्ट। आप देख रहे हैं सीएमए फाइनल एसएफएम के एमटीपी पीटीपी की प्लेलिस्ट और इसमें आपने अभी तक 4 सेशंस देख लिए होंगे, जिन सेशंस में हम लोगों ने एमक्यूपी पीटीपी कवरेज की थी फॉर दिसंबर 25 एग्जाम्स। अब जब मैं ये शूट करने जा रहा हूं तब हमारे सर पे जून 26 का एग्जाम है, तो जाहिर सी बात है जो अपडेट की जरूरत है इस प्लेलिस्ट में वो मैं करूंगा। बट आप इसके बाद भी और वीडियोस देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को हम कंटिन्यूअसली अपडेट करेंगे क्योंकि हम इस प्लेलिस्ट में एक ऐसा स्कैनर बनाना चाहते हैं जिस स्कैनर से आप कोई भी सवाल का सॉल्यूशन पा सकें। आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठे तो आपके पास एक कंपेनियन हो, मैं हूं, ताकि आप उन सवालों के जवाब बहुत आराम से समझ सकें। तो इसीलिए एक तगड़ी प्लेलिस्ट बनाई जा रही है और ये प्लेलिस्ट लगातार डायनेमिकली हम लोग अपडेट करेंगे। तो पहले सेट ऑफ अपडेट्स हम लोग लेकर के आ रहे हैं फॉर जून 26 एग्जाम्स, जो कि अभी ये हो रहे हैं। ऑलरेडी आप ऊपर के अगर चैप्टर्स देख के आए तो आपको पता है उनमें भी हमने वीडियोस ऐड किए हैं, इधर भी ऐड हो रहा है। सो सिक्योरिटी एनालिसिस अभी तक आपने 4 सेशंस देखे होंगे, आज ये 5वां सेशन। शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, बाय द वे एक और चीज मुझे रिमाइंड कराया गया ये बताने के लिए कि हम लोग अपने इस क्वेश्चन बैंक में, अगर आपके पास में क्वेश्चन बैंक है तो वहां तो क्लिकेबल लिंक्स है, तो ऑब्वियसली यू कैन जस्ट क्लिक एंड यू कैन गेट द वीडियो। बट अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा दैट डाउनलोड द लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक्स ऑलवेज, एंड क्वेश्चन नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी बीच में हम लोग के नंबर्स बदलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होगा बट एक आधा चैप्टर में ऐसा पॉसिबल है। सो कभी भी कोई क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, मान लो क्वेश्चन नंबर 16 और वो आपके क्वेश्चन बैंक में 17 या 15 हो, तो घबराना नहीं, थोड़ा बहुत अलाइन कर लेना उस चीज को लेकर के। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डिस्कस जो हो रहा है वो अलग हो सकता है देन द क्वेश्चन बैंक दैट यू हैव। और अगर आप क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड करके कर रहे हो तो वहां पे लिंक अलग होने का चांस नहीं है, वो उसमें हम लोग प्रॉपर लिंक डालेंगे तो आपको वहां से फायदा होगा। सो अगेन गोज विदाउट सेइंग, अगर आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक ली नहीं है, मिला नहीं है आपको, तो आप डाउनलोड कीजिए, नीचे लिंक है। शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एमक्यूपी जून 25 में डिस्कस हुआ था। इसको हमने लास्ट टाइम स्किप कर दिया था क्वेश्चन को, जब लास्ट टाइम मैं ये प्लेलिस्ट बना रहा था तब। तो आज मौका मिला है, एक बार डिस्कस करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसीलिए स्किप किया था। AB Limited is expected to pay a dividend of ₹4 at the end of first year. यानी D1 is reported, D1 will be ₹4. A dividend of ₹7 at the end of second year, यानी D2 is also given, D2 is equal to ₹7. So D1 ₹4, D2 ₹7. Then ₹11 at the end of third year, so D3 is ₹11. From fourth year onwards, the dividends are expected to grow at a constant rate of 4%. यानी कि 3 साल तक आपकी ये कहानी चली, 3 साल के बाद कांस्टेंट ग्रोथ रेट किक इन कर गया, तो आपको जैसे ही कांस्टेंट ग्रोथ रेट शुरू होता है वहां पे एक टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। यानी इस सवाल को इतना ही पढ़ करके ये समझ में आ गया दैट वी विल बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट P3. P3 is the price at the end of third year और at the beginning of the fourth year बोला जा सकता है, जहां से आपकी कांस्टेंट ग्रोथ रेट किक इन कर रही है। तो सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्त, आपके पास D1 D2 D3 पहले से है, D4 की मदद से P3 निकलेगा, मतलब P3 निकालने के लिए आप D3 को एक बार ग्रो करेंगे कांस्टेंट ग्रोथ रेट पे, डिवाइडेड बाई K माइनस G करेंगे तो P3 भी आ जाएगा, और फिर D1 D2 D3 और P3 इन सबको मिला करके आपको करना है डिस्काउंट। ये डिस्काउंटिंग के लिए रेट ऑफ डिस्काउंट दी हुई है 14% की। सवाल में पूछा इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर दोगेगा, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा आसान सवाल है। आइए देखते हैं कैसे होता है ये। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, वी हैव डीपीएस एंड डीपीएस अगर आप देखेंगे तो हमने 4 7 11 लिख दिया है, ठीक है। सो वी हैव डीपीएस 4 7 11 राइट देयर। टर्मिनल वैल्यू हमने P3 निकाला है, इसके पीछे मैंने रीजनिंग भी दे दी आपको कि आपको P3 ही क्यों निकालना, P4 क्यों नहीं निकालना, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे ही आपका कांस्टेंट ग्रोथ रेट फेज शुरू होता है उसी पॉइंट पे आपको टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ पे 3 साल बीतने के बाद फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स ही आपका ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 3 साल के अंत पे ही या 4 साल के बिगनिंग पे ही आपको टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो P3 इज कैलकुलेटेड, फॉर्मूला लगाया D3 इंटू 1 प्लस G डिवाइडेड बाई K माइनस G एंड वी विल गेट अवर रिजल्ट विच इज 114.4। अब क्या करना था, आप D1 D2 D3 और P3 सबको जोड़ दीजिए, तो D1 के साथ कुछ और जुड़ेगा नहीं, D2 के साथ कुछ और जुड़ेगा नहीं, बट P3 और D3 साथ में जुड़ जाएंगे, वैल्यू हो गई 125.40। अब इनको डिस्काउंट कीजिए यूजिंग 14% एज योर डिस्काउंट रेट। हमने डिस्काउंटिंग रेट लगाया, यहाँ पे आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। सवाल में कुछ बोला नहीं था, मैं 4 लेके कर रहा हूं क्योंकि सीएम इंस्टीट्यूट आमतौर पर 4 लेके करता है, तो 4 लेकर के मैंने सॉल्व किया। मेरा लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आ रहा है 93.54, आपका भी
3 डेसिमल से भी लगभग इतना ही आने वाला है। तो आप एक बार वेरीफाई कर लेना। मेरे हिसाब से बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही ज्यादा इजी था, इसीलिए मैंने इजी लिख रखा था पहले से इस पे। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 16 फॉर यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 अब हमारे पास में है। 20 से अब हम लोग रेगुलर अपडेट्स में ही आ गए हैं। जो हमने पहले स्किप किया था उसको तो कवर कर लिया। अब हम लोग दिसंबर 25 के एमक्यूपीज और दिसंबर 25 के पीटीपीज को यहां से कवर करने वाले हैं। सो सब मिला करके हमारे पास में यहां पे सवालों की शुरुआत हो रही है। पहला सवाल ये रहा हमारे पास में कि टेक्सटॉन लिमिटेड is a major player in the textile industry of the country. The industry is expected to maintain a high growth for a period of 5 years, after which it is expected to drop down. Currently, the company is distributing 40% of its profit as dividends. The dividend payout is expected to remain same for first 5 years. यानी 5 साल की कहानी अलग है, 5 साल के बाद कुछ और होने वाला है। ये सवाल क्लियरली समझा रहा है। जो काम की इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कंपनी जो है वो अपने अर्निंग्स का 40% डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कब? इन दी फर्स्ट 5 years। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वो 55% कैटेगरी में चला जाएगा, यानी जितना भी कमाएगा उसका 55% वो यहां पे देने लगेगा। क्या? वो देने लगेगा पे आउट। अच्छा, पे आउट से आपको रिटेंशन का ख्याल आ जाना चाहिए। अगर आपको बोला है दैट 40% ऑफ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, सो दैट आल्सो मींस दैट 60% विल बी रिटेन्ड। अब ये 60% की इंफॉर्मेशन हो सकता है आपके लिए ग्रोथ कैलकुलेशन के लिए काम आए। सिमिलरली 5 साल बाद आपका जो पे आउट है वो 55% पहुंच जाएगा, सो रिटेंशन को 45% पकड़ा जा सकता है। The net profit margin of the company is 8% and it is expected to remain at the same level for 5 years, after which it will become 5.7%. These are extremely low values by the way. 8% का net profit margin या 5.7% का net profit margin बहुत कम वैल्यू है। खास करके ये बोल रहे हैं भैया तुम्हारा मेजर प्लेयर हो तुम टेक्सटाइल के और हाई ग्रोथ होगा, तो थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा है, बट ठीक है, जो दिया दिया है भाई। तो आपको अगेन वापस आपको नेट प्रॉफिट दिया है एंड दे हैव आल्सो गिवन यू फॉर बिफोर 5 years and after 5 years. Currently, the company is able to generate sales of 2.5 rupees for every 1 rupee of the asset employed. यानी अभी आप बोल सकते हैं जो आपका कैपिटल टर्नओवर रेशियो है वो चल रहा है 2.50 का। ये पहले 5 साल तक के लिए है, फिर बाद में ये 3.50 पहुंच जाएगा, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। ये तो और बेहतर है। 5 साल बाद में आपका जो टर्नओवर है वो 3.5 टाइम्स हो जाएगा देन योर टोटल एसेट एम्प्लॉयड। फिलहाल कंपनी के पास में 50% ऑफ द एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय इक्विटी एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम इन द फ्यूचर। यानी कंपनी अपना जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से 50% इक्विटी से लाता है, तो बाकी 50% डेट से लाएगा। सवाल में आगे जाके इंफॉर्मेशन ये है कि आपके पास रिस्क फ्री रेट है 7% का। मार्केट रिस्क प्रीमियम यानी RM माइनस RF है 15.5%। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मार्केट रेट नहीं है, ये मार्केट रिस्क प्रीमियम है। मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है RM माइनस RF। तो दैट इज इक्वल टू 15.5%, बीटा इज इक्वल टू 1.20। आपको यहाँ पे KE कैलकुलेट करने के लिए जो जो सामग्री चाहिए, जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो आपके पास है, तो KE कैलकुलेट हो सकता है। आगे बोला है करंटली द कंपनीज नेटवर्थ इज 250 lakhs एंड नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इज 2 lakhs। तो यहां से एक हिंट मिल गया आपको, कंपनी के पास फिलहाल 250 लाख रुपए का इक्विटी है या नेटवर्थ है, तो बाकी 250 lakhs का डेट भी होगा। कैसे पता? क्योंकि सर कैपिटल एम्प्लॉयड का 50% इज इक्विटी एंड बाकी 50% इज डेट, तो जितना इक्विटी होगा उतना ही डेट भी होगा ना। तो आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 500 lakhs आना चाहिए। एनीवेज, अपने को यहाँ पे कंप्यूटेशन आगे करनी है। आप देख सकते हैं मैंने KE पहले ही कैलकुलेट कर लिया विच इज 25.6%। इट वॉज वेरी इजी टू कैलकुलेट, आप भी एक बार करके देख सकते हैं। अब सवाल कैसे बनेगा? सिंपल है, पहले 5 साल का एक अलग टेंशन लो। 5 साल के लिए जो भी आपकी ग्रोथ रेट आ रही है उस ग्रोथ रेट पे आप अपने डिविडेंड्स को ग्रो करो। फॉर द 6th ईयर आप अपनी ग्रोथ रेट को रीडिफाइन करना। जो भी आपका लास्ट डिविडेंड होगा सॉरी, जो भी आपका लास्ट डिविडेंड होगा यानी D5 होगा, D5 को यूजिंग द कांस्टेंट ग्रोथ रेट आप जरा ग्रो करके देखना कि आपसे D6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि करंट EPS कैसे कैलकुलेट होगा। तो करंट EPS के लिए हमने क्या किया, क्या तरकीब लगाई है, एक बार चेक कीजिएगा। करंट EPS के लिए हमने नेट वर्थ को डिवाइड बाई 50% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड किया। इससे क्या आएगा सर? इससे कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। यू विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड इफ यू टेक नेट वर्थ एंड यू डिवाइड इट बाई 50%। फिर आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कैपिटल
टर्नओवर रेशियो से। कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता है टर्नओवर बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सो देखा जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड आपस में कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा टर्नओवर। टर्नओवर को आप एनपी मार्जिन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एनपी मार्जिन होता है एनपी बाई सेल्स, करेक्ट। सो यहाँ पे आपका ऊपर सेल्स बचा तो सेल्स कट जाएगा एंड अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विद एनपी बाई नंबर ऑफ शेयर्स, सो दैट विल गिव यू योर ईपीएस। इंटरेस्टिंग था, है ना भाई, इंटरेस्टिंग तो था, बस एकदम इंटरेस्टिंग तरीका था। अब ये चीज पकड़ना आम बात नहीं है, मुझे पता है ये आम बात नहीं है, हर एक बच्चा इस चीज को शायद ना पकड़े, इसीलिए तो मॉडरेट कैटेगरी में डाला इस सवाल को। ये सवाल इजी कैटेगरी नहीं है, आपको देखना चाहिए सवाल को, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से आप इसको डेफिनेटली एक बार चेक कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे अपने पास में आप देख सकते हैं ईपीएस आ गया, ईपीएस आ गया 50 रुपीज का। अब करेंटली अपना कंपनी 40% करके पे आउट कर रहा है, तो अपना फर्स्ट जो डिविडेंड है वो 20 रुपीज का है, ये अपना D0 है, ध्यान रखिएगा। तो ईपीएस जो मेरा है वो आज का ईपीएस है, तो इस पे जो डिविडेंड भी जो है वो इसी साल दिया जा रहा है, तो D0 ही वो कंसिडर होगा। अब इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है ग्रोथ रेट फॉर फर्स्ट 5 इयर्स। सो ग्रोथ रेट के लिए आपके पास ऑलरेडी रिटेंशन है, योर रिटेंशन इज 60%, ये हम ऑलरेडी जानते हैं बिकॉज पे आउट इज 40%, सो योर रिटेंशन इज व्हाट, योर रिटेंशन इज 60% एंड योर आरओई इज 40%। अब वो कैसे कैलकुलेट हुआ, आरओई के लिए हमने फॉर्मूला लगाया पैट बाई नेटवर्थ, फॉर्मूला यही होता है पैट बाई नेटवर्थ। क्योंकि आर्ग्यू कि सर पाफेश भी तो होता है, तो भाई पाफेश वाफेश वो सब तब होता है जब प्रेफरेंस रेफरेंस दिया हुआ रहे सवाल में। इस सवाल में प्रेफरेंस की चर्चा नहीं है तो हम उस चर्चा में जाएंगे ही नहीं। वी आर गोइंग टू टेक पैट को डिवाइड किया बाई नेटवर्थ टू कैलकुलेट योर आरओई। आरओई आ रहा है 40% का। सो 40% का आरओई, 60% का आपका यहाँ पे मैं कह सकता हूँ रिटेंशन, और 24% का आपका ग्रोथ रेट है। अब इसके बाद क्या है सर, इसके बाद आपको ग्रोथ रेट आफ्टर 5 इयर्स भी निकालना है। आफ्टर 5 इयर्स सिर्फ एक चीज चेंज हो रही है, आपका जो रिटेंशन अमाउंट है वो कम हो जाएगा। पे आउट आप 55 करने लग रहे हो तो आपका रिटेंशन 45% हो जाएगा। सो 45% इनटू द सेम आरओई विल गिव यू 18% का यहाँ पे ग्रोथ रेट। नाउ हाई अंडरस्टैंड दिस कि आप ये क्वेश्चन जरूर कर सकते हो कि सर 5 साल बाद तो ये इंफॉर्मेशन बहुत बदल गई, आप 5 साल बाद जो एनपी मार्जिन भी लेकर के चले थे वो भी तो बदल जाएगा, सो एनपी मार्जिन पे भी तो इसका इंपैक्ट आएगा। बात आप जो कह रहे हो वो सब सही है, पर इस सवाल में जो इंफॉर्मेशन इन्होंने इतनी दी है, ये सवाल इतना कॉम्प्लेक्स बन गया कि इसको करने के ऐसे तो बहुत अप्रोचेस हैं, आप प्रैक्टिकली इसको करने जाएं तो ये बहुत हौच पौच वाला सवाल हो जाएगा। बट इंस्टीट्यूट ने खुद अपने एमक्यूपी में ऑल्टरनेटिव आंसर्स दे के आपके लिए ये सवाल इजी करने की चेष्टा करी है। सो आई एम ट्राइंग टू टेक वन ऑफ दैट रूट। इंस्टीट्यूट ने इस सवाल में एक से ज्यादा रूट यूज किया है, आपको ऑल्टरनेटिव आंसर्स दिए हैं, बट मेरे हिसाब से ये सबसे सिंपल रूट है। क्या ये मोस्ट इफेक्टिव है? द आंसर इज नो। इसमें बहुत गलतियां हैं, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूं कि यहाँ पे मैं ग्रोथ रेट आफ्टर 5 इयर्स जो ले रहा हूं उसमें मैंने आरओई स्ट्रेट अवे 40 ही ले ली है। आई हैव नॉट टेकन एनी अदर आरओई वैल्यू, जबकि मुझे कायदे से लेना चाहिए था क्योंकि 5 साल बाद आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन चेंज हो रहा है, सो आरओई रिकम्प्यूट होना चाहिए था। बट नहीं भैया, हम इतना लफड़ा इन्वाइट ही नहीं करेंगे, हम ग्रोथ रेट यहीं से कैलकुलेट कर लिए। अब इसके आगे की कहानी क्या है? इसके आगे की कहानी बहुत सिंपल है। आपके पास में पहले 5 साल की ग्रोथ रेट है, आपके पास में D0 है, आपके पास में छठे साल की भी ग्रोथ रेट है। सो बस क्या करना है, आप D1, D2, D3, D4 और D5 निकालो और P5 निकालो। तो आपका P5 इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि 5वें साल के एंड के बाद आप कांस्टेंट ग्रोथ रेट फेज में जा रहे हो, तो वहां पे आप टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और फिर जैसे अपने पहले वाले सवाल को बनाया वैसे ये बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे डिविडेंड्स कैलकुलेट किया एंड आई हैव शोन कि कैसे आया। आपका कांस्टेंट ग्रोथ रेट है 24% का, सो आप देख सकते हैं मैंने हर डिविडेंड को 24% से ग्रो किया है। फिर हमारा ग्रोथ रेट 24% की जगह 18% में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, सो वी हैव टेकन D5, वी हैव ग्रोन इट बाय 18% डिवाइडेड बाय K माइनस G, सो K इज 25.6%। हमने CAPM लगा करके कैलकुलेट किया, माइनस 18% वी विल गेट अवर P5। अब क्या था, जोड़ दीजिए, प्रेजेंट वैल्यू कीजिए, रिजल्ट निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू का फाइनल आंसर आ रहा है 387.55। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप एक नजर इस पर डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21। ये भी MQP दिसंबर 25 का है। और आप कहेंगे सर इतने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या? हाँ यार, हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको सिक्योरिटी एनालिसिस से मिलते हैं, तो आपके पास 2 MQP थे तो 4 तो MQP के क्वेश्चंस होंगे, फिर एग्जाम के 2 और होंगे, तो 6 क्वेश्चंस हैं ओनली फ्रॉम 1 टर्म, तो काम बहुत हो जाता है बॉस। आओ शुरू करते हैं। अगेन ये सवाल भी मॉडरेट कैटेगरी का है, तो एक्सपेक्ट कि ये सवाल अच्छा होगा।
Palson Limited has issued a convertible bond with a face value of 1 lakh rupees. The bond pays a coupon of 6% per annum with interest payable semi-annually. इसका मतलब आपका जो इंटरेस्ट होगा, कूपन होगा, वो होगा 6% इंटू 1 लाख यानी 6,000 का आधा यानी 3,000 रुपए सेमी एनुअली. द बॉन्ड हैज अ ईयर टर्म ऑफ 3 years यानी 6 सेमी एनम्स हो गए एंड रिडेम्पशन पे 1,10,000 रुपए मिलेगा. ऑल्टरनेटिवली क्योंकि आपके पास कन्वर्टेबल ऑप्शन है तो आप उसको 50 शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं एट द एंड ऑफ 3 years. आपको करंटली बॉन्ड पे जो डिस्काउंटिंग रेट लगाना है वो है 12% का और शेयर प्राइस फिलहाल चल रहा है कंपनी का 2,000 रुपए करके. आपको 50 शेयर मिलेंगे तो आज के दिन की वैल्यू उसकी लाख रुपए के बराबर है. शेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 8% और एनुअल डिविडेंड भी मिलेगा 50 रुपए करके. तो आपको यहाँ पे कंप्यूटेशन करके बतानी है अलग अलग जो ये पूछे. पहला ये बोल रहे हैं कि बताओ वैल्यू ऑफ द बॉन्ड अगर ये आप रिडेम्पशन पे मैच्योर करवाते हैं तो, यानी कन्वर्ट नहीं कराएंगे मैच्योर कराएंगे तब क्या होगा. यू हैव टू जस्ट कंसीडर ऑल द कैश फ्लोज. जो कैश फ्लोज हैं उनको बस आप डिस्काउंट करो तो आपको कूपन मिलेगा. कूपन कितना मिलेगा? 3,000 रुपीज पर सेमी एनम और आपको ये 6 सेमी एनम्स तक मिलेगा. 3 साल है तो 3 years इज इक्वल टू 6 सेमी एनम्स. सो टोटल आपको इतना पैसा मिलेगा. आपको उसको डिस्काउंट करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कूपन है. कूपन को आधा किया है सेमी एनम के हिसाब से, डिस्काउंट किया है. डिस्काउंटिंग के लिए जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है तो 12% लेकिन हम उसको 6% ले रहे हैं क्योंकि सेमी एनम कंपाउंडिंग हो रही है तो यहाँ पे आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी पकड़ी जाएगी. 12 की जगह 6 और टर्म्स भी हो जाएंगे डबल. 3 साल की जगह 6 सेमी एनम और बाद में हमने यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू को भी डिस्काउंट किया है. डिस्काउंट करके रिजल्ट हमारे सामने है 92,301. अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन में चल रहे हैं. ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ शेयर एट कन्वर्जन बताओ. कन्वर्जन होना है 3 साल बाद तो आज शेयर का दाम चल रहा है 2,000 रुपए पर शेयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द शेयर विल ग्रो एट द रेट ऑफ 8% फॉर द नेक्स्ट 3 years. तो अपना शेयर प्राइस 2,000 रुपए से 8% ग्रो करके 3 साल बाद कितना बचेगा? सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू. तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मुला लगाया, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i to the power n. वी हैव गॉट अवर फ्यूचर वैल्यू. द रिजल्ट इज 2519.42. ये एक शेयर का दाम है यानी आपके पास जो टोटल 50 शेयर होंगे जो कि कन्वर्ट होंगे इसमें उनका वैल्यू निकल करके आ रहा है 1,25,971.20. ठीक है. अब आपको बोल रहा है वैल्यू बताओ आज के दिन स्टॉक का क्या होगा. आपको बोल रहा है कन्वर्जन. अच्छा, कन्वर्जन ऑप्शन का आपसे दाम पूछ रहा है. अब ये कन्वर्जन ऑप्शन का जो दाम है ना, ये आमतौर पे ये लोग थोड़ा सा गलत ही सॉल्व करते हैं. मैंने देखा है इसका सॉल्यूशन ये लोग गलत करते हैं क्योंकि टेक्निकली कन्वर्जन जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज आपको कब करना है? 3 साल बाद करना है. आज तो आपको कोई डिसीजन लेना ही नहीं है. तो जब आज डिसीजन नहीं लेना है तो कन्वर्जन ऑप्शन आज के दिन कैलकुलेट टेक्निकली नहीं करना चाहिए आपको, बट ये पूछते हैं ये सवाल. तो आमतौर पे इधर क्या करना होगा? इधर आप सबसे पहले वैल्यू ऑफ द स्टॉक आज के दिन निकाल लो. तो आज के दिन जो आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो कैसे निकलेगा? आप बोल सकते हैं सर आज तो प्राइस 2,000 रुपए कोटेड है, बट वो 2,000 रुपए के प्राइस को हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग अपना खुद का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो आज के दिन पे आपका जो शेयर है वो अगले 3 साल तक आपको डिविडेंड देगा 50-50 रुपीज करके एंड एट द सेम टाइम लास्ट में वो मैच्योर होगा 2,519.42 पे. मतलब उस समय उसका भाव होगा वो, तो उसको डिस्काउंट करके आज का भाव इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है 1913.93. 1913.93. आई नो दिस इज नॉट मैचिंग विद द प्राइस. आज का प्राइस तो 2,000 रुपए है पर हमारे हिसाब से जो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 1913.3 ही है. तो अगर हम आज अपने ये माने कि अपना बॉन्ड अगर आज का आज मैच्योर होता या आज के आज हम ये शेयर्स खरीदते 50 शेयर तो हमको इसके लिए कितने रुपए देने होते? तो हमको इसके लिए देने होते 95,696.35. अगर हम आज 50 शेयर खरीदते तो हमको इतने पैसे देने पड़ते. क्यों देने पड़ते? क्योंकि इस शेयर पे डिविडेंड आने वाले थे, लास्ट में टर्मिनल वैल्यू आने वाला था, तो आज हमको इतना पैसा इस पे खर्च करना पड़ता इन ऑर्डर टू बाय दिस. जबकि हमारा जो कन्वर्टेबल ऑप्शन वाला बॉन्ड है उसके लिए हमको आज कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? तो हमारा जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है उसका जो प्राइस है वो है 92,301. ठीक है. तो आप 92,301 में बॉन्ड खरीद पा रहे हैं जिसमें आपको जो अंडरलाइंग वैल्यू मिल रही है वो 95,000 की मिल रही है. मतलब आप ऐसे ही समझो आप खरीद रहे हो बॉन्ड, यू आर बाइंग बॉन्ड टुडे. ठीक है. बट इफेक्टिवली यू आर बाइंग दिस विद द व्यू कि भाई शेयर नहीं खरीद करके हम बॉन्ड ले लेते हैं, अल्टीमेटली तो शेयर मिल ही जाएगा. तो आज जिसके लिए आपको 95,000 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं इन द स्टॉक मार्केट, आप उसी को बॉन्ड खरीद करके कन्वर्ट करोगे आगे जाकर के, सिर्फ 92,000 में ये काम हो पा रहा है. तो आपको बेनिफिट मिल रहा है विच इज 3395.35. अब ये पूरा ही गलत कैलकुलेशन है क्योंकि आमतौर पर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है. यहां पर तो आपको उल्टा मजा मिल रहा है. आपको जो शेयर्स का प्राइस है उस शेयर्स के प्राइस से कम देना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू बाय दिस बॉन्ड. ऊपर से
मतलब क्या ही कहें, इसमें आपको कूपन भी मिलेगा और बहुत फायदा आपका। तो टेक्निकली ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है। सो ठीक है, जैसा दिया है मैंने डिस्कस कर दिया। भाई यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आप आज के दिन शेयर का वैल्यू निकाल लीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू 50 शेयर की उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, फिर बॉन्ड के लिए आप कितने रुपए दे रहे हैं वो उसमें से माइनस करके चेक कर लीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट लॉजिकल, बट जो भी है सो है, दिया हुआ यही है। लास्ट में आपको ये बोला है विच ऑप्शन इज मोर एडवांटेजियस फॉर द बॉन्ड होल्डर। सर्टेनली कन्वर्ट करना ज्यादा ऑप्शन बेटर है। क्यों? क्योंकि कन्वर्टेबल में आगे जाकर के जो आपको मेच्योरिटी की वैल्यू 1,10,000 मिल रही है उससे ज्यादा वैल्यू मिलेगा, तो जाहिर सी बात है इट इज बेटर टू गो विद द कन्वर्टेबल ऑप्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब। मेरे हिसाब से मॉडरेट कैटेगरी में मैंने डाला है क्योंकि थोड़ा सा अतरंगी आपको याद करना पड़ेगा कैसे ये बनेगा, बट इसके अलावा एक दो गलतियां तो है इस सॉल्यूशन में। ये था क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 भी मॉडरेट कैटेगरी का है भाई साहब, गजब, वेरी गुड। ये भी दिसंबर 25 में एग्जाम में आया हुआ, मतलब एग्जाम में नहीं आया हुआ है, मॉडल क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आया हुआ है। You have been reading about the software company which is currently retaining 90% of its earnings, which is 5 rupees per share this year, and it earns an ROE of 30%. क्लियरली आपको समझ में आ गया भाई, यहाँ पे रिटेंशन दिया है और आरओई दिया है, तो ग्रोथ की तो बात आएगी, तो ग्रोथ कंप्यूटेशन तो आपको करना ही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एज्यूम करना है दैट योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14%। तो आपको बोला है हाउ मच वुड यू पे फॉर every share on the basis of earnings multiplier model. Now what is earnings multiplier model? Earnings multiplier model में P निकलता है EPS into PE रेशियो से। तो आपको क्या करना है, आपको PE रेशियो निकालना है और PE रेशियो को EPS से मल्टीप्लाई करके प्राइस कंप्यूट करना है। आमतौर पे ऐसा हम नहीं करते, हम गॉर्डन्स मॉडल में क्या करते हैं, P इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। बट यहां चला करके बोला है कि आपको अप्लाई करना है अर्निंग्स मल्टीप्लायर मॉडल, यानी यहाँ पे आपको PE निकालना और P को EPS से मल्टीप्लाई करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर प्राइस। अब ये होगा कैसे, सिंपल है। अब देखिए PE रेशियो कंप्यूट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला ये डिराइव कहां से हुआ, ये मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला दिखा दिया आपको। ये ऊपर वाला फॉर्मूला गॉर्डन्स का ही फॉर्मूला है। सो गॉर्डन के फॉर्मूले में क्या होता है, आप EPS को अगर अपने पे आउट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है डिविडेंड, डिविडेंड को अगर आप डिवाइड करते हैं KE माइनस G से तो आ जाता है आपका प्राइस। तो हमने P बाई E करा और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गया विच इज 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई KE माइनस G। इसमें हमारे पास में रिटेंशन दिया हुआ था 90%, तो पे आउट है 10%, हमारे पास K दिया हुआ था 14% और हमारे पास में ग्रोथ रेट आ रहा है 27% का। कैसे आ रहा है, 90% रिटेंशन, ROE है 30% का, सो ग्रोथ रेट आ रहा है 27% का। सवाल ही गलत है, एब्सर्ड सॉल्यूशन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका ग्रोथ रेट आपके कॉस्ट से ज्यादा है, तो अर्निंग्स मल्टीप्लायर मॉडल लग ही नहीं सकता। पहले सवाल का जवाब यही है। आप सोच रहे होंगे सर ये आप जवाब दे रहे हैं, नहीं, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स में भी यही है। आपका यहाँ पे गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल या फिर में अर्निंग्स मल्टीप्लायर मॉडल नहीं लगेगा बिकॉज द अजम्पशंस आर नॉट मेट। फिर इन्होंने सवाल चेंज किया, सवाल ये चेंज किया कि भैया अगर आरओई को 19% लो तुम और रिटेंशन को 60 लो तो रिकैलकुलेट करके बताओ। तो अब आसान है कैलकुलेट करना, वापस आप पी कंप्यूट कीजिए। पी के लिए फॉर्मूला लगाया 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई के माइनस जी। अब हमारा 1 माइनस बी है 40% एंड के ई माइनस जी यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल आ रहा है। लास्ट में हमारे पास पीई आ गया 15 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो 40% का हमारा यहाँ पे आ रहा है पे आउट डिवाइडेड बाई के माइनस जी। के ई हमारे पास 14% दिया हुआ है, ग्रोथ रेट हमने कंप्यूट किया बी इंटू आर करके, तो यहाँ पे हमारे पास पीई आ गया। पी को आप ईपीएस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्राइस पर शेयर निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ दिस विल बी कंप्यूटेड, ठीक है, दिस इज हाउ दिस विल बी कंप्यूटेड। अब यहाँ पे सवाल में एक और चीज है, ये जो आपको 5 रुपए दिए हुए थे ये अर्निंग्स नहीं थे, ये रिटेंशन का अमाउंट था, ठीक है। सो 5 रुपीज पर शेयर जो दिया हुआ था वो था रिटेंशन का अमाउंट। तो ईपीएस कितना होगा, वेरी सिंपल, इफ 90% ऑफ एनीथिंग इज 5 देन दैट समथिंग कैन बी फाउंड आउट। तो हमने यहाँ पे यही किया कि भैया हमारा जो रिटेंशन है वो 5 रुपए है, तो डिवाइड बाई 90% किया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अवर ईपीएस। ईपीएस इंटू पी रेशियो करके वी आर एबल टू कैलकुलेट अवर प्राइस। सवाल ऐसा है, अच्छा है, हाँ अच्छा है, एग्जाम में आए तो फंसा सकता है, इसलिए मॉडरेट कैटेगरी में इसको कंसिडर करें। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 केम इन एमक्यूपी December 25। दिस क्वेश्चन डज नॉट डिजर्व अ प्लेस फॉर 7 मार्क्स फ्रैंकली। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सवाल ये है कि तुम्हारे पास एक जीरो कूपन बॉन्ड है जिसका इशू प्राइस है 260, मैच्योरिटी वैल्यू है 1000। बताओ इसका वाईटीएम क्या होगा। अब वाईटीएम निकालना आसान है, अगर आज के दिन आपको इसका प्राइस मालूम है, आपको 10 साल बाद इसका प्राइस मालूम है और बीच में कोई कूपन है ही नहीं, तो इसका वाईटीएम निकालना आसान है।
आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू टू द पावर 1/n-1। यही चीज को मैंने यहां अलग स्टाइल से रिप्रेजेंट किया है, रिडेम्पशन वैल्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस टू द पावर 1/n-1। तो इससे आपका रिजल्ट आ रहा है 14.42%। एकदम मस्त, सिंपल, सरल। कितने मार्क्स के लिए? 7 मार्क्स के लिए। पर एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली यू कैन नॉट शो दिस, तो आपको उसमें कैसे करना होगा, आप ये रफ में कर लेना। रफ में करने के बाद नाटक के लिए आप यहां पे इनको इंटरपोलेशन करके दिखा देना, यानी आप एक बार 14% और एक बार 15% पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकालना। आपका सिर्फ एक ही कैश फ्लो है क्योंकि ये जीरो कूपन बॉन्ड है, तो आपको 1000 रुपीज जो मिलेगा मेच्योरिटी पे, उसको आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा फॉर 10 years यूजिंग 14 एंड 15% रेस्पेक्टिवली। आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यूज आ गई, इंटरपोलेशन अप्लाई करना, यू नीड टू रीच टू द वैल्यू ऑफ 260, इंटरपोलेशन अप्लाई करके रिजल्ट आ जाएगा 14.43%। वेरी इजी, वेरी बच्चा सवाल। एग्जाम में आने का चांस थोड़ा कम है, पर आए तो कैसे प्रेजेंट करना है, आई हैव शोन यू दैट। दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 फॉर यू। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 को एक नजर पढ़िए प्लीज। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। एग्जाम के सवाल थोड़े एमक्यूपी से मैं कह सकता हूं हल्के स्टैंडर्ड के होते हैं। इजी सवाल है। करंट डिविडेंड आपको दिया हुआ है 25 रुपए का, मार्केट प्राइस दिया हुआ है 550 रुपए का। सो D0 इज गिवन, P0 इज गिवन। ROE 18%, retention ratio 50%, growth rate can be computed. KE is also given 14%. फिर एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट पे बात आ रही है, पहले साल 12%, 10% दूसरे साल, एंड फिर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट लगेगा उसके बाद थर्ड ईयर एंड बियॉन्ड। तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट के लिए ये वाली यूज होगी 18% एंड 50% वाली इंफॉर्मेशन। तो इसको यूज करके हमने यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ रेट निकाल लिया। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का ऑलरेडी ग्रोथ रेट आया हुआ है, करंट डिविडेंड दिया हुआ है तो D0 दिया हुआ है। तो देखा जाए तो सवाल में D0 दिया हुआ है, दे वांट यू टू कैलकुलेट D1 D2 एंड फिर थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, थर्ड ईयर के बिगिनिंग से ही आपका कांस्टेंट ग्रोथ रेट किक इन करेगा, तो आपको P2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, वो समझ नहीं पाते P2 कैलकुलेट करें कि P3 करें। तो ये एकदम क्लियर कर दिया आपके लिए मैंने, भाई आपको कैलकुलेट करना P2। क्यों? क्योंकि पहले 2 साल ग्रोथ रेट अलग अलग है, 2 साल खत्म होते ही ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ही कांस्टेंट शुरू हो जाता है वहां पे आपको प्राइस कंप्यूट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करा है और बहुत ही ज्यादा आसान है। ये है DPS, तो D1 और D2 निकाला, फिर D2 इंटू 1 प्लस जी करके डिवाइड बाई K माइनस जी करके P2 निकाल लिया। P2 आया 671.44, डिस्काउंटिंग करके फाइनल रिजल्ट आएगा 564.58। सवाल में आपको K दिया हुआ है 14% का, सो नेचुरली दैट बिकम्स योर व्हाट टू से डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, अब आगे अपने को ये बोल रहा है कि भैया इंट्रिंसिक वैल्यू को करंट मार्केट प्राइस से कंप्यूट करके देखो कि आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड। तो हमारा जो प्राइस चल रहा है मार्केट में शेयर का वो है 550 रुपए, जबकि हमारे हिसाब से इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बनता है 564 रुपए। तो सस्ता मिल रहा है, मार्केट में सस्ता मिल रहा है, तो हम इसे अंडर वैल्यूड कहेंगे। सो दिस इज अंडर वैल्यूड, बाजार में ये सस्ता मिल रहा है। एंड कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट 6% कैसे कैलकुलेट हुआ मैंने यहाँ शो करा है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24 फॉर यू। आई थिंक इट वॉज वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। दिस इज ऑल्सो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा सा मेरे मन में एक घबराहट आया। वो क्यों आया, उसका रीजन है कि बॉस यहां जो ये सवाल है मैच्योरिटी मैकॉले ड्यूरेशन का। ठीक है, मैकॉले ड्यूरेशन का ये सवाल आया। ठीक है, इस सवाल को लेकर के सबसे पहले मैं दो तीन चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। 2016 2022 इन दोनों ही सिलेबस की किताबों में कहीं पे भी ड्यूरेशन नहीं पढ़ाया गया है। आपकी इंस्टीट्यूट की मैट में ड्यूरेशन नहीं है। ऑल्सो 2016 2022 के सिलेबस में कभी भी ड्यूरेशन का सवाल पूछा भी नहीं गया था। ये सेम चीज सीए फाइनल में हुआ करती थी। ठीक है, सीए फाइनल में हमेशा ड्यूरेशन के सवाल पूछे भी गए हैं, सिलेबस में भी थे, किताब के अंदर भी डिफाइंड है, पढ़ाते भी हैं। सीएमए फाइनल लेक्चर्स जो एक्सक्लूसिवली कराते हैं टीचर्स, उनमें से कई हैं जो इस टॉपिक को स्किप ही करते होंगे। हम भी करते थे, आज तक भी करते थे। उसका कारण था क्योंकि ये टॉपिक नहीं आता था। और मैं आपको हर सीए फाइनल का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो कोई फर्क नहीं रहा, फिर सीएमए एक्सक्लूसिव लेक्चर का कोई मतलब नहीं बनता है। ये सेम चीज कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के लिए भी होती थी। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो थे उनके केस में भी कभी नहीं पढ़ाया जाता था 2022 के सिलेबस से पहले तक। अचानक से 2022 सिलेबस में इंस्टीट्यूट केम अप विद कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, लगातार पूछते जा रहे हैं जून 23 के बाद से। एंड अब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हमको भी पढ़ाना पड़ रहा है, ऑल्दो इट इज नोवेयर मेंशन्ड इन योर स्टडी मॉड्यूल। आपके सिलेबस में डिफाइंड नहीं है। तो जैसे वो एक नया टॉपिक रहा, सबको पढ़ाना पड़ गया, वैसे ही अब ये टॉपिक भी सबको कवर करना पड़ेगा।
बट आज तक अगर आपने मुझसे लेक्चर किया होगा तो ये टॉपिक मेरे मेन लेक्चर्स में इंक्लूडेड नहीं रहा होगा। सो दिस मीन्स ऑब्वियसली मैं भी इसको ऐड कर दूंगा लेक्चर्स में, एंड सब्सिक्वेंटली जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबको ये देखने को मिलेगा और सबको देखना ही पड़ेगा। बट ये सब क्यों मगजमारी शुरू हुआ? क्योंकि सिलेबस में तो नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछ लिया इन्होंने, तो अब पूछा है तो भाई जवाब आपको समझना पड़ेगा ये कैसे दिया जाता है। तो अभी तो जिन्होंने भी पहले क्लासेस करी थी उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सीखना है यहीं पे जो आपको सीखना है। बट हाँ, लेक्चर्स में ये सब टॉपिक्स अब इंक्लूड हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। सवाल में आते हैं। सवाल में अच्छा, इसकी कैटेगरी मैंने इजी या मॉडरेट दी है। इजी इसलिए दिया है क्योंकि यार ये है सच में इजी, एंड मॉडरेट इसलिए दिया है क्योंकि कुछ लोगों के लिए एकदम नया टॉपिक हो सकता है, तो उनके लिए मॉडरेट कैटेगरी में मैंने डाला है। ठीक है, आओ। फेस वैल्यू 1000 रुपीज, कूपन 11%, years टू मेच्योरिटी 6 years, रिडेम्पशन प्राइस 1000, YTM 15%। आपको सबसे पहले पूछा है करंट मार्केट प्राइस बताओ। करंट मार्केट प्राइस बताना किसी भी बॉन्ड का बहुत आसान होता है। इसके लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज करना पड़ता है। इस सवाल में 1000 रुपए की फेस वैल्यू पे 6% का 11% का आपका कूपन आपको मिल रहा है, तो आपका कूपन का अमाउंट हो गया 110। आपका कूपन का अमाउंट हो गया 110। इस 110 को आपको 6 साल तक डिस्काउंट करना है, तो आप 110 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी 15%, 6 यूज करेंगे टू डिस्काउंट योर कूपन्स। इसके अलावा आप 1000 रुपए का जो आपका फेस वैल्यू है उसको आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15%, 6 से डिस्काउंट करेंगे। ये इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। तो आप इसकी मदद से करंट मार्केट प्राइस निकाल लेंगे। आसान है, कैसे हुआ देख लेते हैं। 110 इंटू पीवीआईएफए एंड 1000 इंटू पीवीएफ कंप्यूट करके 848.24 हमारा करंट प्राइस आ गया। ये आसान था। नेक्स्ट अपने आते हैं ड्यूरेशन में। यहीं पे फंस गए भैया, ये नया टॉपिक आ गया। ड्यूरेशन कैसे कंप्यूट होता है? इसका एक तरीका होता है, सिंपल तरीका है बट तरीका तो है। तो ड्यूरेशन कंप्यूट करने का तरीका ये होता है कि आप 6 साल का पूरा टेबल बनाएंगे, जो आपके कैश फ्लोज आ रहे हैं उन कैश फ्लोज को प्रॉपर्ली लिखेंगे। आप नोटिस किए कि नहीं किए, छठे साल के कैश फ्लो में मैंने 1000 रुपीज का जो मेच्योरिटी आने वाला है वो भी ऐड कर दिया है। सो आई हैव टेकन ऑल द कूपन्स 110 वाला सारा, एंड इसके ऊपर में मैंने लास्ट वाला जो हमारा कूपन है उसमें मेच्योरिटी वैल्यू को भी ऐड कर दिया है। फिर क्या किया, फिर उनका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किया 15% से एंड प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल लिया। मेरा ये प्रेजेंट वैल्यू 848.35 मैच करता है ऑलमोस्ट विथ माय मार्केट प्राइस कैलकुलेटेड अबव। तो ऊपर जो हमने मार्केट प्राइस निकाला उससे ये मोटा मोटी मैच करता है। ये मोटा मोटी इसलिए करेगा क्योंकि ऊपर हमने कैलकुलेटर यूज किया था और नीचे हम प्रॉपर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स यूज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इनएक्यूरेट है बट चलता है। अब क्या करना है, अब आपका जो प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉलम है इससे आपको वेट्स निकालना पड़ेगा। अब वेट्स निकाला हम सबको आता है। आपको अमाउंट लेना है, डिवाइड करना है बाई टोटल अमाउंट। फिर से याद रखिए, आपको अमाउंट लेना है, डिवाइड करना है बाई टोटल अमाउंट, फिर अमाउंट लेना है, डिवाइड बाई टोटल अमाउंट, अमाउंट लेना है, डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट, अमाउंट लेना है, डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट, अमाउंट लेना है, डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट। इससे आपके पास वेट्स आ जाएंगे। वेट्स आने के बाद वेट्स को और ईयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आई नो इट्स अ प्रोसेस, तो प्रोसेस में क्या हो रहा है फिर से समझते जाइए। आपने अपने कूपन्स लिखे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखा, प्रेजेंट वैल्यू निकाला, फिर प्रेजेंट वैल्यू से वेट्स निकाल लिए, वेट्स को और अपने ईयर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 0.1128 इंटू 1, 0.098 इंटू 2, 0.0853 इंटू 3, 0.0742 into 4, 0.0644 into 5, 0.05652 into 6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिखेंगे, लास्ट में इसका टोटल करेंगे। ठीक है, तो इसका टोटल करने पे यहां पे जाकर के फाइनली एक वैल्यू आएगी 4.5745 विच हैपेंस टू बी योर ड्यूरेशन। अब इसका क्या मायने होता है, क्या मतलब होता है, अपने क्लास में जब इसके लेक्चर्स में ऐड करूंगा तब समझाऊंगा। अभी ऑब्वियसली हम सिर्फ इसको कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। योर ड्यूरेशन इज 4.575 ईयर्स। अब आपको इससे वोलेटिलिटी निकालनी होती है। तो वोलेटिलिटी निकालने का मतलब है आपको मैकॉलर ड्यूरेशन निकालना है। वो कैसे निकलता है, जो भी आपका ड्यूरेशन आया उसको आप डिवाइड करेंगे बाई 1 प्लस YTM। 1 प्लस YTM से डिवाइड करेंगे तो आपका ड्यूरेशन आया 4.575। इसको आप डिवाइड कीजिए बाई 1 प्लस YTM 1.15 से, तो आपका यहाँ पे 3.978 का वोलेटिलिटी आया। ना व्हाट डज दिस मीन, इस वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है, ये एक्सप्लेन क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि बाई व्हाट परसेंटेज द बॉन्ड प्राइस विल चेंज गिवन 1% चेंज इन यील्ड। अगर आपके यील्ड में 1% का चेंज आता है तो आपके बॉन्ड के प्राइस पे कितना परसेंट चेंज आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो आपका यील्ड बढ़ता है बाई 1%, तो आपका प्राइस जो होगा ना,
price will fall down by 3.978%. Sir, why fall down? Because there is an inverse relationship between YTM and price. तो यहाँ पे 3.978 इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है. What is the variability in the bond price because of the variability in the yield? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है आपको? तो यहाँ पे ये रहा हमारे पास वोलेटिलिटी, ये रहा इसका YTM का चेंज, एंड यहां पे हमारे पास आ गया प्राइस का चेंज. तो YTM में क्या हो रहा है? अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में बोला इन्होंने कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बाई 1%, तो बताओ आपका प्राइस कितने से घटेगा. तो भाई सॉरी, इंटरेस्ट रेट घटता है तो प्राइस कितने से बढ़ेगा. तो इंटरेस्ट रेट के घटने की वजह से यहाँ पे प्राइस आफ्टर यील्ड चेंज. अच्छा एक मिनट रुको, सवाल पढ़ ही लेते हैं. इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं. इफ इंक्रीज इन यील्ड, ओके, तो यील्ड बढ़ रहा है तो प्राइस घटेगा. ठीक है, तो आपका यील्ड बाई 100 बेसिस पॉइंट बढ़ रहा है. 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%. ठीक है, सो इफ योर यील्ड इज इंक्रीजिंग बाई 1%, व्हाट विल बी द impact on the price will fall. It will fall by 3.978%. करेक्ट. सो 3.978% से ये घटा, तो ये घटने के बाद बन गया इसका प्राइस 814.5. क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है, इसी तरह का है. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बोल रहा है कि अगर आपका मार्केट प्राइस क्या होगा अगर आपका यील्ड घटता है, एंड घटता है बाई 0.75%. If your yield falls down by 0.75%, your price should go up. Obviously it will go up. तो कितने से ऊपर जाएगा? तो जितना भी आपका चेंज हुआ है उस चेंज को आप मल्टीप्लाई कीजिए विथ योर वोलेटिलिटी फैक्टर. ठीक है, तो आपका वोलेटिलिटी फैक्टर है 3.978. तो आप देख सकते हैं 0.75% इंटू 3.978, तो ये रिजल्ट आ रहा है 2.9835%. तो आपका प्राइस इतने से क्या होगा? घटेगा, क्योंकि आपका यील्ड बढ़ा है तो प्राइस विल फॉल. तो 848.28. मैं बार बार ना मिस्टेक कर रहा हूं ना इसमें, इधर इंक्रीज हुआ था इधर डिक्रीज हो रहा है, मैं बार बार ये मिस्टेक कर रहा हूं. यहां पे आपका YTM गिरा है, अगर YTM गिरा है तो प्राइस बढ़ेगा. तो आपका जो भी प्राइस था उधर से आपका बढ़ेगा प्राइस, एंड बढ़ करके कहां पहुंचा? आपका प्राइस था 848.24, बढ़ेगा बाय 2.9835%. रिजल्ट इज 873.55. तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं बस क्लियर कर रहा हूं. आपको ये ध्यान देना है कि एक तो ये वाला फॉर्मूला लगाना आपको, दूसरा आपको ये ध्यान देना है ये परसेंटेज चेंज है. फॉर्मूला क्या है? मैं फॉर्मूला वापस लिखवा देता हूं. द फॉर्मूला लुक्स लाइक दिस. परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू माइनस आगे रहेगा परसेंटेज चेंज इन YTM इनटू वोलेटिलिटी. ये आप फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, अगर आपका YTM बढ़ रहा है तो भी ये नेगेटिव साइन आगे रहेगा, अगर आपका YTM घट रहा है तो 2 बार नेगेटिव साइन आ जाएगा, जिससे अल्टीमेटली प्राइस का जो चेंज है वो पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, आगे माइनस का साइन रहेगा. अगर आपको ये फॉर्मूला ऐसे याद करने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे याद कर लेना. परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू -1 इंटू परसेंटेज चेंज इन यील्ड इंटू वोलेटिलिटी. ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, एंड इससे आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे. ये है आपके लिए प्राइस में क्या चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू द चेंजेस इन YTM, ये कंप्यूट करने का तरीका. ठीक है, तो वापस मैं स्टेप्स आपको वापस याद दिला दूं. पहला आपको करंट मार्केट प्राइस निकालना था, जिसके लिए तो आपने PVIFA और PVF का यूज किया. ठीक है, फिर आपको कंप्यूट करना था ड्यूरेशन. ड्यूरेशन के लिए टेबल बनती है, आपको जो अल्टीमेटली फॉर्मूला लगाना है वो है समेशन ऑफ वेट्स इनटू टाइम. दिस विल गिव यू योर ड्यूरेशन. थर्ड था आपको कैलकुलेट करना था यहां वोलेटिलिटी. वोलेटिलिटी के लिए फॉर्मूला होगा ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई 1 प्लस YTM. और फिर आपको लास्ट में परसेंटेज चेंज इन प्राइस का कंप्यूटेशन करना था. फॉर्मूला मैंने ऊपर समझाया था. तो ये इस तरह से सवाल बनने का था. सिंपल सा सवाल था, डेफिनेटली हार्ड नहीं है, बट क्योंकि इसके ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं हुई, कभी कोई मेंशन नहीं हुआ, सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में डाल रहा हूं. दिस केम इन December 25 एग्जाम्स. इट कैन ऑल्सो रीअकर इन June 26 एग्जाम्स एज वेल, तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा. सो यस, दैट वाज इट फॉर द चैप्टर ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस, एंड आई होप आपको मजा आया होगा. हमने हर चीज को यहाँ पे मोटा मोटी कवर कर लिया है. वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको हमारे क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाइए डाउनलोड कीजिए एंड एंजॉय कीजिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.